सो दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है कुछ ही दिन शेष हैं इसमें, और लगातार हम अपना रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ में रायपुर में जिला प्रशासन के द्वारा टेस्ट सीरीज जो है आयोजित की गई थी, जिसमें काफ़ी सारे हमारे साथियों ने पार्टिसिपेट किया है और हम सभी अलग अलग कोचिंग्स के भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो आइए हम कुछ ज़रूरी चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि आखिर टेस्ट सीरीज में हमारे जो मार्क्स हैं या हमारा जो रिवीजन है अलग अलग सब्जेक्ट का, वो कितना मायने रखता है सफलता के लिहाज से, सफलता की संभावना के लिहाज से। तो कुछ मिथ्स हैं उसको भी हम बस्ट करना चाहेंगे, और उसके हिसाब से कैसे हम प्रैक्टिकलिटी के साथ हमारे आखिरी के कुछ दिनों में हमारे प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की संभावना को बढ़ा पाए। तो ये एक मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जी, तो रिवीजन और पोस्ट टेस्ट सीरीज स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूंगा। लास्ट 20 डेज अराउंड अगर बचे हैं तो उसमें हमारी तैयारी, हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैक्सिमाइजिंग द टेस्ट सीरीज स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, जैसा कि हम लोगों ने लगातार हम टेस्ट दे रहे हैं। अभी आगे हमको किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाना है। तो एक तो टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको हम लोग को जानना जरूरी है कि एग्जाम के प्रिपरेशन में फुल लेंथ टेस्ट जो है वो बहुत एक्चुअल एग्जाम का हमारे लिए सिमुलेशन है। तो हम उस प्रेशर में आते हैं, हालांकि वो उस 2 घंटे का जो मेन एग्जाम का प्रेशर है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डेली बेसिस सिमुलेशन वी डू ड्यूरिंग अवर टेस्ट सीरीज। पर ये हमारे रेडीनेस को भी बताता है, हमारी किस हद तक तैयारी है और कहाँ कहाँ पे एरिया है इम्प्रूवमेंट के जो पॉसिबल हैं, ये भी देखता है। हमको कौन से सेक्शन और टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, इसको भी हमको तैयार करता है जो टेस्ट सीरीज है। हमारे वीकर एरियाज कौन सा है, कहाँ पे हम हो सकता है पढ़े ज़्यादा हैं पर हमको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जिस पे हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का अभाव है, या हमारा टेस्ट पेपर सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में हम कम हो जा रहे हैं, हमारे नेगेटिव मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। तीसरा जो बड़ा ये है वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने का है कि अगर हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग टेस्ट पेपर्स जो है, तो टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और हमारे मार्क्स जो हैं वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है, तो दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट एंड अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बूस्टिंग मेजर फॉर अस। ठीक है, तो ये 3 आयाम हैं जो टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। अब इसमें हमको 3 तरह के टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना चाहिए और उसमें रणनीति क्या होना चाहिए। जैसे कि सपोज आज हम एक टेस्ट देते हैं, तो उस टेस्ट सीरीज को देने के बाद हम क्या करें, तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम लोगों ने कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उसमें से कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, उसमें भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। और कौन से क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाए फिर भी वो सही हो सकता था। ये 2 आयाम है। हमारे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, जो क्वेश्चंस हमने छोड़े उसके भी, उसमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन को हमें पढ़ना चाहिए। जहां तक रही बात की जिन क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है, ये पोस्ट एनालिसिस टेस्ट एनालिसिस का पार्ट है। और अगर हमने सपोज 5 प्रश्न हल किए, उसमें से एक प्रश्न ऐसा था या 2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें हमें 100% कॉन्फिडेंस था और वो सही हो गया, तो ये आयाम हमको जानना जरूरी है।
अदरवाइज सपोज हम 4 ऑप्शन वाले ऐसे किसी क्वेश्चन को किए, सपोज इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन को किए और उसमें से हमको अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर भरोसा भी था और हमको लगता था कि 100% सही भी है या 75% गेस के साथ सही भी है, और हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए पर उसमें से आधा क्वेश्चन गलत हो गए। दैट मीन्स देयर इज सम लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द पार्ट ऑफ आवर रिविजन, ऑन द पार्ट ऑफ आवर नॉलेज, या तो फिर टेस्ट सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में हम फेल हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर 50% कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस को आप कर रहे हो, सपोज इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी के, और उसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, आपको लगता है कि अभी भी आपने इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस नहीं कवर किया है, इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है और आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी नहीं था, फिर भी अगर प्रश्नों में जो सही होने वाले प्रश्नों की संख्या है अगर इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा है, तो दैट मीन्स आपको अगले कुछ दिनों में इन 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। अगर आपने इंडियन इकोनॉमिक्स को बहुत पढ़ा है, फिर भी अगर लगातार किसी टेस्ट में आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रिलेटिवली उस इफिशिएंसी के साथ करेक्ट नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स या तो आपको सेक्शनल या टॉपिक वाइज टेस्ट करने हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स के, रिवीजन को भी एक बार देखना है, नहीं तो आपको एक्सपर्ट से बात करनी है और नहीं तो इसको छोड़ना है। आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है उनको लेना है। दैट मीन्स 2 घंटे का जो टेस्ट है वो देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो हम ये जो 2-3 घंटे का काम करते हैं और उसके बाद हमारा रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां जहां पे भी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट दिखते हैं या वीकनेस दिखते हैं, वहां क्या हम सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 5 से 7 टेस्ट तो मिनिमम करना चाहिए हमें अगले 20 दिनों में। हर 3 दिन में हम एक टेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर समय भी देना चाहिए। दूसरा, जहां जहां पे भी हमारे स्ट्रेंथ का एरिया दिखेगा वहां पे हमको सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट भी करना चाहिए। सीसेट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, सीसेट में भी हमको देना है टेस्ट और पेपर को सॉल्व करना है। अब टेस्ट देने का जो इफेक्टिव टेस्ट देने का टेक्निक क्या है, तो एग्जाम कंडीशन में 2 घंटे का बैठ के देना है हमें। दिस इज नोन टू मोस्ट ऑफ अस। अब इसमें इंटेलिजेंट गेस का आयाम है, ये हमको करना है, हमको फास्ट क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, वहां पे स्लो नहीं होना है सोचते समय। उसी तरीके से हम लोग को इजी जो प्रश्न है उसको प्रायोरिटाइज करना है। कभी भी प्रश्न या जो टेस्ट पेपर है आप शुरू से सॉल्व करने का कोशिश ना करें, आप आखिरी से भी शुरू करें, आप बीच से भी शुरू करें, आप शुरू से भी शुरू करें। और जब टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं वहां पे उसको मार्क जरूर करना है पेंसिल में या इसमें। आंसर को नहीं मार्क करेंगे तो भी चलेगा। आप कितने स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाते हैं किसी प्रश्न के, या मे बी विद इन अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस अगर हम उनका आंसर नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं पर क्या कुछ स्टेटमेंट को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट कर पाते हैं, वो अगले राउंड जो है उसमें आपकी मदद करता है। उसी तरीके से जो मार्क्ड क्वेश्चंस है, इनफैक्ट हम लोग 3-4 तरह के से मार्किंग करते हैं कि जो 100% हमको आता है उसको तो हम सीधा OMR शीट में लगाते हैं। उसके बाद जिसमें 75% हमारा प्रोबेबिलिटी है, उसमें 1 या 2 स्टेटमेंट में कंफ्यूजन की स्थिति है, उसी को हम मार्क करके आगे बढ़ते हैं अगले रिव्यू के लिए। 50% जो है जिसमें हमको प्रोबेबिलिटी है उसको हम 2 टिक जो है मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते आप, उसको कट मट मार्क करके आपको आगे बढ़ना रहता है ताकि लास्ट में उसको देखें, अदरवाइज उसको नहीं देखें। सबसे पहले हमारा क्रोनोलॉजी है, we should solve the questions where we are 100% sure, then 75% sure, then 50% sure. This is the chronology of taking test. For that our mind has to be very very sharp, quick and fresh there, कि हम कई राउंड ले सके। फास्ट रीडिंग की भी आवश्यकता है, समझने की भी आवश्यकता है, फ्रेश माइंड से बैठने की आवश्यकता है टेस्ट सीरीज में। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, यूपीएससी में जो प्रेशर वाला एस्पेक्ट है और फ्रेश माइंड वाला एस्पेक्ट है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इवन सीजीपीएससी या किसी और भी स्टेट सर्विसेज या सिग्निफिकेंट एग्जाम में जिसके लिए आपने खासकर समय दिया हो, जो जिन साथियों ने उतना समय नहीं दिया है
जो नॉन सीरियस कैटेगरी के हैं उनको प्रेशर कम रहता है पर उनकी तैयारी भी कम है, पर जिन्होंने अच्छा तैयारी किया है उनको प्रेशर से कोप अप करना है आपको। तो ये एक आयाम हो गया। दूसरा, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस और फीडबैक में मिस्टेक्स को कैटेगराइज करना है। क्या हुआ एरर जिसके कारण, क्या ये कंसेप्चुअल एरर था, क्या ये फैक्चुअल एरर था, क्या ये कोई सिली मिस्टेक था जैसे कि ओएमआर गलत लगा दिया, ए की जगह बी लगा दिया, ठीक से पढ़ नहीं पाया। इनमें से आप अगर नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हो तो आपके प्रीलिम्स के सिलेक्शन में मदद करेगा। आप अगर कोई सोच रहे होंगे आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, तो आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता हमारे परफॉर्मेंस में, पर हम कुछ जगह पे हमारा जो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है उसको हम सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं छोटे छोटे ध्यान देने से। इसीलिए कई टेस्ट देने की आवश्यकता है, पर उसके पोस्ट एनालिसिस में पूरा समय देने की आवश्यकता है। अगर कोई स्टूडेंट जो है लगातार टेस्ट दे रहा है पर एनालिसिस नहीं कर रहा है तो वो समय को वेस्ट कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, ऑप्टिमाइज करना है प्रिपरेशन को हर टेस्ट के साथ। आपको पीयर सपोर्ट चाहिए, आप कुछ फ्रेंड से बात कीजिए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, आप एक मेंटर से बात कीजिए और कैसे आप बेहतर कर रहे हैं। क्यों जामिया मिलिया इस्लामिया से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस होते हैं? वहां पे कोई विशेष क्लासेस नहीं लगती, वहां पे कुछ लोग पीयर ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। क्यों? बड़े बड़े कोचिंग से सिलेक्शन का रेट काफी कम है और कुछ ही लोगों का होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है, कैसे आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप ये एनालिसिस वाला पार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे कि हमारे 1 घंटा तौर कार्यक्रम के अंतर्गत आप एक्सपर्ट से समय लेके बात कर सकते हैं किसी विशेष सब्जेक्ट में। आप हमारे ऑफिस में भी आके बात कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट कोचिंग लाइब्रेरी के साथी हैं उनके लिए हम जरूर 1 घंटा तौर की तरफ से समय देंगे। अदरवाइज जो हमारा कॉमर्शियल CGS रायपुर का जो प्रोफेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंसी विंग है, दैट आल्सो विल हेल्प यू विद सम अमाउंट ऑफ फीस में भी। तो आपको एरर लेग मेंटेन करना है कि कहां कहां पे आपसे मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे हैं, आप उनसे सीखे कि नहीं। ये आपके फ्यूचर में रेफरेंस के रूप में काम करेगा, किस सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है। वीक एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है फुल लेंथ टेस्ट में भी, और उसके बाद सेक्शन और टॉपिक वाइज टेस्ट भी करना है। अगर आप सेक्शन और टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको टारगेटेड प्रैक्टिस करना है। सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट को भूलना नहीं है। हो सकता है 20 क्वेश्चन के हो किसी विशेष टॉपिक पे, अगर आपसे जो टॉपिक गलत होते रहेगा फ्रिक्वेंटली, उसके लिए ये प्रायोरिटी है और हमारे टीम के पास ये सुविधा है। आपको रिव्यू करना है, रीइंफोर्स करना है कंटिन्यूअसली अपने प्रोग्रेस को। आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा प्रैक्टिकल टिप्स जो है, उससे पहले एक और चीज बतानी जरूरी है कि किसी टेस्ट में आपका एवरेज मार्क्स कितना आए। तो अगर अच्छे लेवल का टेस्ट है और आपका नंबर कितना आएगा 40, 50, 100, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अगर आपका नेगेटिव कम हो रहा है या क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, वो अपने आप में एक नेचुरल बूस्ट जरूर है, कॉन्फिडेंस जरूर है, पर ये बिल्कुल नहीं आप मान के चलिए कि इससे आपका पास या फेल होने का चांस बहुत बढ़ रहा है। अगर आप 30 नंबर भी ऑन एन एवरेज ला रहे हैं, 40 नंबर भी ला रहे हैं, तो उससे भी प्रीलिम्स निकलता है। बिलीव मी, ये मेरे साथ हुआ है। 2016 और 18 के मेंस में मैंने 2 यूपीएससी के मेंस दिए हैं, उसके बाद एक यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू भी दिया है, डायरेक्ट इंटरव्यू। तो और सीजीपीएससी में बहुत बार पास हुआ, और भी 99% एग्जाम्स मैंने गवर्नमेंट के जितने दिए हैं उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्लियर किया है, जनरल कैटेगरी से किया है, अच्छे मार्क्स से किया है। तो यहाँ पे मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरा तो विजन आईएएस का एक टेस्ट सीरीज में करता था और उसमें मेरा एवरेज मार्क्स 30 से 35 ही रहता था। 1-2 बार 45 से 60 के बीच में भी आया। आफ्टर दैट ऑल्सो आई क्लियर्ड प्रीलिम्स विद गुड मार्क्स। ऐसे कैटेगरी या बहुत इससे आसपास के मार्क्स से, कट ऑफ के नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो एक मोटिवेशन आपके पास ये भी है, इंसेंटिव ये भी है कि ये मायने नहीं रखता कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। इसीलिए मैं मेरे विद्यार्थियों को, मेरे साथियों को बोलता हूं कि अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, इसका मतलब पोस्ट टेस्ट एनालिसिस और सेक्शन और टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट के आपके पास स्पेस ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, रिवीजन तो कंटिन्यूअसली जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाए।
करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत बार हम छोड़ देते हैं, इसीलिए उसको भी देखना जरूरी है। तो अभी प्रैक्टिकल टिप्स के रूप में एक तो मैं बताया कि क्यों डिमोटिवेट नहीं होना है अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो। अगर अच्छे बन रहे हैं तो ज्यादा मोटिवेशन, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बिलीव मी, मेरे कई साथियों का नंबर 100 के प्लस रहता था, पर अभी तक उन्होंने एक भी बार प्रीलिम्स की परीक्षा क्लियर नहीं की है यूपीएससी में। इवन सीजीपीएससी में भी ऐसे मुझे बहुत सारे साथी, सैकड़ों साथी मिले हैं जिनके साथ ऐसा अनुभव रहा है। आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो लिखा है वो नहीं भी कर पाए तो भी चलेगा। आप मूवी देख सकते हैं, आप थोड़ा समय दीजिए दोस्तों को, आप घूमने के लिए समय निकालिए। रूटीन जो है फोकस करना है कि कुछ मिनिमम आवर्स आप दें, छुट्टी लें, आप अपने बाकी के काम को कुछ दिन के लिए डिले कर सकते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला आयाम है। आप बहुत ज्यादा पास फेल का छोड़ने के बजाय आप सकारात्मक सोच के अपने काम में ध्यान दें, अपने रिवीजन में, टेस्ट के रिव्यू में, फीडबैक में, कहाँ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, फिर से उसको रिवाइज करने में। नया चीज कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको भी पढ़ सकते हैं। कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए करके बहुत सारे कोचिंग वाले बोलते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर आप टेस्ट भी दे रहे हैं तो आप कुछ नया चीज आप नहीं पढ़ें। आपको जो इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसमें लगता है कि आप जल्दी होल्ड कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप एक्सपर्ट का गाइडेंस लें, तो आप अपने फ्रेंड्स से बात करें जिनका एग्जाम निकला है, जिन्होंने पहले 2-3 बार कम से कम यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है, जो हो सकता है जॉब में हो। इसके लिए जरूरी है कि अभी अभी के जो साथी हो वो भी बताएं। इवन जो पुराने साल के जो आईएएस है, जो हो सकता है 2019 से पहले, 18 से पहले एग्जाम क्लियर किए हैं, वो भी अपनी कुछ पॉजिटिव बातें जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशली अगर वो लगातार गाइडेंस कर रहे हैं और पेपर को देख रहे हैं तो वो आपके काम के हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग आपके काम के नहीं। इनफैक्ट कोई पिछले साल ही प्रीलिम्स या मेंस क्लियर करके बहुत अच्छा रैंक आया है और ये जरूरी नहीं है कि उसका गाइडेंस आपके लिए बहुत काम करे। हाँ, पर ये एनालिसिस में हेल्प करने वाले जो एक्सपर्ट हैं या किसी कोचिंग के फैकल्टी हैं या हम लोग मेंटर हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप अपने पीयर ग्रुप में भी इसका सहारा लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक्सपर्ट और मेंटर के ही पास जाए, जहां आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं पहले से। आई वुड रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर फोरम एंड प्लेटफॉर्म फर्स्ट। तो कैसे आपको मैक्सिमाइज करना है स्कोर को फुल लेंथ टेस्ट में, तो एग्जाम कंडीशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, गेस करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंड गेस नहीं करना है, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, बिलीव मी। इंटेलिजेंट एलिमिनेशन करना है और उसके बाद पोस्ट एनालिसिस में इसी को मॉनिटर भी करना है कि आप कहाँ गेस कर रहे हैं और सही हो रहा है। पता चला जहां गेस कर रहे हैं वहां सही ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा गेसिंग भी हमें नहीं करना है। हमको एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना है गेस करने के बाद। ये जो है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस का मतलब है। इजियर क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है। आपको पता रहना चाहिए कि ये क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे से सामान्यतया गलत नहीं होते हैं। मार्क्ड क्वेश्चंस को रिव्यू करना है, ठीक है। तो 2 पास मेथड जैसे कि लिखा है, इसमें 2 बार उसको डबल चेक करने के बाद उसको हम ओएमआर शीट में एंट्री करेंगे। तो दिस इज फॉर टुडे। टेस्ट रिव्यू और फीडबैक तो आप जरूर करेंगे ही। पीयर सपोर्ट एक बार फिर से इसको लिखा हुआ है। फोकस्ड और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद अब आज के इस स्मॉल सेशन का की टेक अवे क्या है, तो टेस्ट सीरीज का स्ट्रेटजी बनाइए, हर 3-4 दिन में दीजिए। आज भी जिन्होंने टेस्ट दिया है या हम देने वाले हैं उसको फिर से उसको रिव्यू करना है। अगर आप अकेले रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें एक्सपर्ट मेंटर्स का गाइडेंस जरूर लें। अगर आप ये कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं कौन से सेक्शन से टॉपिक के क्वेश्चन आपका स्ट्रांग है, कौन सा सही हो रहा है, कौन सा कम पढ़ने के बाद सही हो रहा है, कौन सा ज्यादा पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है, तो फिर ये एक टाइप का इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस कंसिस्टेंट करना है, पर केवल टेस्ट देने से कोई पास नहीं होता। याद रखिए, आप 100 टेस्ट दे दीजिए, अगले 20 दिन में आपका पास होने का चांस जो है उतना ही रहेगा अगर आप कंटिन्यूअस रिवीजन का स्ट्रेटजी में और एनालिसिस में फोकस नहीं करेंगे। और लास्ट बात है जो लिस्ट नहीं है, वो खुद पे भरोसा होना जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, आपके एबिलिटीज पे आपको भरोसा होना चाहिए। ये यूपीएससी में आपको मदद करेगा उन 2 घंटों के दौरान जो एग्जाम के दिन हम फेस करने वाले हैं। और बिल्कुल भी पास होने का आशा या फेल होने का आशा
इस भाव से एग्जाम में बिल्कुल मत जाइए। आपको एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट काइजेन के भावना से आगे बढ़ना है। 1 घंटा तौर जो है वो पब्लिक लाइब्रेरीज और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया के बेस्ट कोचिंग में और खुद टॉप करके सेलेक्ट हुए हैं। आप उनकी मदद ले सकते हैं। और हमारा एक ऐप भी है CGS by उमेश, जो हमारे प्रोफेशनल विंग का है। आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को UPSC मेंस के लिए खासकर आगामी आप सॉल्व सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट मिलेंगे। हो सकता है मैं करंट अफेयर और कुछ टॉपिक के भी लिए अभी कुछ छोटे वीडियोस पोस्ट करूँगा। तो 1 घंटा तौर पर कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको बताया ही है। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा और एक संदेश देना चाहूँगा कि रिगार्डलेस ऑफ आवर स्टडीज, रिवीजन कैसा हो रहा है, उसके बाद कहीं पे कमियां हैं, उसके लिए क्या हम नया चीज कर रहे हैं, हम दोस्तों की मदद ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं, क्या हम अंदर से पॉजिटिव हैं, क्या हम कम मार्क्स आने पे अंडर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं, और क्या हम ज़्यादा मार्क्स आने पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं। ये सब ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इसको चेक कीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमसे बिल्कुल बात कीजिए। हमसे का मतलब है किसी भी फैकल्टी से जो या किसी भी एक्सपर्ट से या टॉपर से जो आपको इस क्षेत्र में मदद कर पाए। और मेरे तरफ से आपको एडवांस्ड बेस्ट विशेस, और लगातार हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी का मसला है और संदेश है कि जिला प्रशासन लास्ट कुछ महीने पहले डॉक्टर भूरे सर के नेतृत्व में भी रायपुर में टॉपर्स को बुलाए थे और आई वॉज पर्सनली प्रेजेंट देयर टू सी, एंड इट वॉज अ ब्रिलियंट प्रोग्राम। जो एक जैन जी थे हमारे नगर निगम के, और भी बाकी प्रतीक जैन या कुछ नाम था उनका, और बाकी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो आयोजन कराया था। और मुझे लगता है जो साथी उसमें अटेंड किए थे उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह का प्रयास कर रही है तो उसमें आगे वाला जो पोस्ट आपका ड्यूटी है या जिम्मेदारी है उसको आप निभाएं। और एक बार फिर से बेस्ट विशेस आपको एग्जाम के लिए। और मुझे लगता है आप अगर अगले 10-20 दिन को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है इट विल इंक्रीज मेनी फोल्ड। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस in advance for UPSC prelims.